व्हाट इफ, क्या होता अगर लूफी की जगह ज़ोरो वन पीस का मेन कैरेक्टर होता? इस चेंज से वन पीस की स्टोरी लाइन पर क्या फर्क पड़ता? और लूफी के साथ साथ बाकी सभी स्ट्रॉ हैट्स की जर्नी ज़ोरो के कैप्टन बनने के बाद कैसी होती? तो आज की वीडियो में हम ऐसी ही क्रेजी व्हाट इफ की स्टोरी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। व्हाट इफ ज़ोरो वाज अ मेन कैरेक्टर ऑफ वन पीस। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि तुम लोग वीडियो को लाइक कर रहे हो। प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अब स्टोरी स्टार्ट होती है शिमोत्सुकी विलेज में, जहाँ पर किड ज़ोरो ट्रेनिंग कर रहा था। पर तभी वहाँ एक पायरेट शिप आ जाती है, जिसमें से कुछ पायरेट्स निकलते हैं और ज़ोरो से पूछते हैं, हे किड, क्या तुम हमें बता सकते हो कि इस विलेज में डोजो कहाँ पर है? और हम देखते हैं कि वो पायरेट और कोई नहीं बल्कि शैंक्स है। अब यहाँ पर ज़ोरो शैंक्स के पास स्वॉर्ड देखकर ये समझ जाता है कि शैंक्स एक स्वॉर्ड्समैन है, और शैंक्स से बोलता है कि पहले तुझे मेरे साथ एक स्वॉर्ड डुएल करनी पड़ेगी। अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं तुझे डोजो तक लेकर जाऊंगा, और अगर मैंने तुझे हरा दिया तो तुझे वापस लौटना होगा। अब शैंक्स ज़ोरो से इस डुएल के लिए रिफ्यूज कर देता है, बट ज़ोरो शैंक्स के ऊपर अटैक करता है, जिस पर शैंक्स पास में ही पड़ी हुई एक लकड़ी की मदद से ज़ोरो को बीट कर देता है। बट ज़ोरो बीइंग ज़ोरो वो शैंक्स पर तब तक अटैक करता रहता है जब तक वो थक कर बेहोश नहीं हो जाता। अब ज़ोरो की आंख खुलती है डोजो में, जहाँ पर शैंक्स के साथ उस डोजो के मास्टर कोशिरो भी होते हैं। अब ज़ोरो जैसे ही उठता है वो शैंक्स को एक और डुएल के लिए चैलेंज करने लग जाता है, बट मास्टर कोशिरो ज़ोरो को रोकते हैं और कहते हैं कि वो शैंक्स को नहीं हरा सकता। शैंक्स एक मास्टर ऑफ स्वॉर्ड्समैन है जो स्वॉर्ड्समैनशिप में मीहॉक तक को राइवल करता है। अब इतना सुनते ही ज़ोरो शैंक्स से कहता है, देन ट्रेन मी रेड हेयर। बट शैंक्स ज़ोरो से कहता है कि वो उसे ट्रेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक पायरेट है जो ज्यादा समय के लिए किसी भी आइलैंड में नहीं रुका रह सकता। और अब शैंक्स इतना बोल के वहां से चला जाता है। अब जब तक शैंक्स शिमोत्सुकी विलेज में रुका होता है तब तक ज़ोरो शैंक्स के पीछे बिल्कुल लूफी की तरह पड़ जाता है। और अब जब कुछ दिनों बाद शैंक्स शिमोत्सुकी विलेज से वापस जा रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि उसके आसपास ज़ोरो नहीं है। बट शैंक्स इस चीज को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए विलेज से निकल जाता है। बट ज़ोरो शैंक्स की ही शिप पर छिपा होता है। अब जब तक शैंक्स को इस चीज का पता लगता कि ज़ोरो उसकी शिप पर है तब तक वो विलेज से बहुत दूर आ चुके थे। बट ज़ोरो के मिल जाने के बाद शैंक्स उसे वापस विलेज में ले जाने का डिसाइड करता है। पर तभी ज़ोरो रोते हुए अपने घुटनों पर गिर जाता है और शैंक्स से बोलता है, प्लीज ट्रेन मी रेड हेयर, cause someday I'm going to become the king of the pirates. At first I'm going to become stronger than anyone. अब ज़ोरो के इस पायरेट किंग बनने के रिजॉल्व को देखकर शैंक्स ज़ोरो को ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे अपनी शिप पर रख लेता है, जहां पर शैंक्स ज़ोरो को स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग देता है। वहीं बेन बैकमैन ज़ोरो की हाकी को ट्रेन करता है। और अब इसी सब के बीच हमारे सामने एक 9 साल का टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं हमारे रोरोनोआ ज़ोरो को, जो अब 19 साल का हो चुका होता है और शैंक्स के क्रू को छोड़कर निकल जाता है अपना खुद का पायरेट क्रू बनाने के लिए पायरेट किंग बनने की जर्नी पर। अब ज़ोरो को जाना तो ग्रैंड लाइन की तरफ था, बट वो रास्ता भटक जाता है और पहुंच जाता है ऑरेंज टाउन। अब जब ज़ोरो ऑरेंज टाउन में घूम रहा होता है तब उसे एक मरीन ऑफिसर मिलता है और ज़ोरो उस मरीन ऑफिसर से अपना पायरेट क्रू ज्वाइन करने के लिए कहता है। और हम देखते हैं वो मरीन और कोई नहीं बल्कि हमारा मंकी डी लूफी होता है। अब इस टाइमलाइन में भी लूफी शैंक्स से इन्फ्लुएंस होता है और गम फ्रूट को भी खाता है, बट लूफी का ड्रीम किंग ऑफ द पायरेट्स बनना नहीं था। लूफी को तो फ्रीएस्ट गाय बनना था, एक ऐसा बंदा जो कहीं भी जा सके, कुछ भी कर सके, जैसे चाहे वैसे जी सके। पर गार्प लूफी को मरीन्स में भर्ती करा देता है और अब तक लूफी को मरीन्स में रहकर ये चीज रियलाइज हो गई थी कि अगर वो मरीन्स में और रहेगा तो उसका ये ड्रीम पूरा होने से रहा। इसलिए अब यहाँ पर लूफी ज़ोरो के क्रू को ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। बट पहले लूफी ज़ोरो को टेस्ट करना चाहता था कि ज़ोरो उसका कैप्टन बनने के लायक है भी या नहीं। इसलिए लूफी ज़ोरो के ऊपर अटैक कर देता है और हमें देखने को मिलता है लूफी और ज़ोरो के बीच में क्लैश। अब इस फाइट में ज़ोरो लूफी को पूरी तरीके से डोमिनेट करता है और लूफी के साथ साथ कुछ और मरीज को भी टेक डाउन कर देता है। अब इस फाइट के बाद लूफी ज़ोरो की क्रू को ज्वाइन कर लेता है, पर इससे पहले ये लोग ऑरेंज टाउन को छोड़ के जाते इन्हें मिल जाते हैं दी लॉर्ड बगी। अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर बगी को बहुत इजीली बीट कर देते हैं और नामी को अपने क्रू में ज्वाइन करते हैं एज अ नेविगेटर, क्योंकि अगर ज़ोरो और लूफी शिप को नेविगेट करने पर आए तो पहुंच गए हम अगले एपिसोड में वन पीस तक।
और हाँ, अब यहाँ से ये लोग निकल जाते हैं सिरप विलेज के लिए अपने पायरेट क्रू के लिए एक शिप की तलाश में। अब सिरप विलेज में पहुंचकर ये लोग ब्लैक कैट पायरेट्स से फाइट करते हैं और उन्हें बीट कर देते हैं और गोइंग मेरी के साथ साथ ऊसोप को अपने क्रू में ज्वाइन करते हैं। अब ऊसोप जोरो से क्रू का नाम रखने के लिए कहता है और जोरो क्रू का नाम रखता है थ्री शॉर्ट पायरेट्स। हाँ, मतलब बड़ा चूतिया सा नाम है, बट जोरो से तुम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो। और अब ये लोग पहुंचते हैं बराटी एक कुक की तलाश में और यहाँ पर जोरो डॉन किरी को बहुत इजीली बीट कर देता है, पर तभी वहाँ पर मीहॉक आ जाता है। अब जोरो यहाँ पर अपने पूरे क्रू को वार्न करता है कि कोई भी इस स्वॉर्ड्समैन से फाइट नहीं करेगा। ये वही स्वॉर्ड्समैन है जिसने मेरे चेस्ट पर ये स्कार दिया है। और अब जैसे ही मीहॉक जोरो को दिखता है, वो जोरो से बोलता है, Oh kid, so you finally form your own crew. Now who's gonna save you from me? अब इससे पहले मीहॉक जोरो को और कोई धमकी देता, जोरो मीहॉक से बोलता है, मीहॉक, एक दिन मैं तुझे जरूर सरपास कर दूंगा, पर वो दिन आज नहीं है। बट मीहॉक जोरो की बात को आधा ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद सांजी फाइनली जोरो के क्रू को ज्वाइन करता है, पर तभी नामी गोइंग मेरी शिप को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब जोरो नामी की शिप का पीछा करता है और नामी के विलेज तक पहुँच जाता है। और जब जोरो को पता चलता है कि आरलोंग ने नामी के पूरे विलेज को स्लेव बनाकर रखा हुआ है, तब जोरो नामी के लिए आरलोंग से फाइट करता है और नामी के विलेज को फ्री करता है। अब इसके बाद वापस नामी जोरो के क्रू को ज्वाइन करती है और ये लोग निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट आइलैंड लॉकडाउन के लिए। अब लॉकडाउन पहुंचकर जोरो टाशिगी से मिलता है, जहां टाशिगी में जोरो को अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड क्वीन नजर आती है। अब जोरो टाशिगी से अपना पायरेट क्रू ज्वाइन करने के लिए कहता है, बट टाशिगी जोरो के इस ऑफर को पूरी तरीके से रिफ्यूज कर देती है और जोरो से कहती है कि एक बार तू मेरे हाथ तो आ जा, तुझे उठाकर इम्पेल टाउन में फेंक दूंगी। अब जोरो अपने क्रू को लेकर लॉकडाउन से भाग जाता है और अपने क्रू के साथ फाइनली ग्रैंड लाइन में एंटर करता है। अब ग्रैंड लाइन में इन्हें पहला आइलैंड मिलता है विस्की पीक। अब विस्की पीक लगभग ओरिजिनल टाइमलाइन की ही तरह जाती है, जहाँ पहले सभी स्ट्रॉ हेड्स दारू पीकर टल्ली हो जाते हैं और जोरो अकेले सभी ब्रोकवर्स को बीट कर देता है। एक्सेप्ट दिस टाइम जोरो उन्हें मारने से ज्यादा उनके मजे लेता है। और जब जोरो को वीवी के बारे में पता चलता है, तब वो वीवी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब हमारे थ्री शॉर्ट पायरेट्स निकल जाते हैं आराबास्ता की जर्नी पर, जहाँ इनकी मोस्ट ऑफ द जर्नी ओरिजिनल टाइमलाइन से सेम ही होती है, जहाँ ये लिटिल गार्डन में रुकते हैं, ड्रम आइलैंड में रुककर चॉपर को रिक्रूट करते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं आराबास्ता। अब एलाबास्ता में जोरो क्रोकोडाइल से उसके पहले इनकाउंटर में ही क्रोकोडाइल को बीट कर देता है। अब यहाँ पर क्रोकोडाइल के सामने जोरो को थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो फेस करनी पड़ी, बट इवेंचुअली वो अपनी हाकी की मदद से उसे बीट कर देता है। अब क्योंकि जोरो ने क्रोकोडाइल को ओरिजिनल टाइमलाइन से बहुत पहले बीट कर दिया, इसलिए वीवी एलाबास्ता में सिविल वॉर को होने से रोक पाती है और एलाबास्ता क्रोकोडाइल की डिक्टेटरशिप से बाहर निकल आता है। अब इस टाइमलाइन में भी निको रॉबिन जोरो के क्रू को ज्वाइन करने के लिए उनकी शिप पर आ जाती है, बट अनलाइक लूफी जोरो रॉबिन की गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रखकर बोलता है कि अगर तुझे सच में मेरे क्रू को ज्वाइन करना है, तब तो तू मेरे क्रू में आ सकती है, बट अगर तूने मुझे बिट्रे करने की कोशिश भी की तो मैं तेरे सर को काट कर फेंक दूंगा। और अब रॉबिन को अपनी क्रू में ज्वाइन करने के बाद थ्री शॉर्ट पायरेट्स निकल जाते हैं स्काइपिया के लिए। अब स्काइपिया में एनएल जोरो के लिए अब तक का सबसे टफ विलन होता है, जहाँ जोरो एनएल को बीट तो कर देता है, बट वो खुद बहुत ही ज्यादा वुंडेड हो चुका होता है। और अब चॉपर जोरो को हील करता है और जोरो को हील होते ही ये लोग निकल जाते हैं वाटर 7 के लिए। अब यहाँ पर ओरिजिनल टाइमलाइन की ही तरह वर्ल्ड गवर्नमेंट रॉबिन को सरेंडर करने के लिए फोर्स करती है, पर इस बार रॉबिन को पता था कि जोरो कितना ज्यादा पावरफुल है और वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए रॉबिन इन सारी बातों के बारे में जोरो को बता देती है। अब यहाँ पर बात जोरो के क्रू पर आ गई थी, इसलिए जोरो अपने पूरे क्रू के साथ CP9 से डायरेक्टली भिड़ जाता है। अब यहाँ पर जोरो लूची को बहुत इजीली बीट कर देता है और लूफी और सांजी के साथ मिलकर बाकी सभी CP9 मेंबर्स को भी बीट कर देता है। और हाँ, यहाँ पर जोरो, सांजी और लूफी ओरिजिनल टाइमलाइन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। जहाँ जोरो ने अपने तीनों तरीके की हाकी पर मास्टरी कर रखी थी, वहीं लूफी को बेसिक हाकी आती थी और CP9 के मेंबर्स के साथ लड़ते हुए उसने गियर 2 और गियर 3 को भी अनलॉक कर लिया था। और वहीं सांजी ने जोरो और लूफी को देखकर अभी हाकी को सीखा ही था। अब CP9 को बीट करने के बाद अगले दिन जब शॉर्ट पायरेट्स वाटर 7 को छोड़कर जा रहे थे, तभी वहाँ पर फ्रैंकी फैमिली आ जाती है, जो जोरो को बताते हैं कि CP9 ने फ्रैंकी को किडनैप कर लिया है और जोरो से फ्रैंकी की मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। पर जोरो फ्रैंकी फैमिली को ये कहकर मना कर देता है कि तुम लोगों ने मेरे फ्रेंड को हर्ट किया है, मैं क्यों ही तुम लोगों की मदद करूंगा। पर तभी वहाँ पर आइसबर्ग आ जाते हैं, जो रोते हुए जोरो से फ्रैंकी को बचाने की रिक्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर जोरो आइसबर्ग की रिक्वेस्ट
को एक्सेप्ट कर लेता है और निकल जाता है फ्रैंकी को बचाने के लिए एनीज लॉबी की तरफ। अब एनीज लॉबी में एक बार फिर से स्वॉट पायरेट CCP-9 को गंदी तरीके से पीटते हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट के फ्लैग को जलाकर उनके खिलाफ वॉर अनाउंस करते हैं और फ्रैंकी को उन्हीं की नाक के नीचे से निकाल कर ले जाते हैं। अब स्वॉट पायरेट्स फ्रैंकी को लेकर वापस वाटर 7 पहुंचते हैं और अपनी न्यू शिप सनी के साथ फ्रैंकी को अपने क्रू में ज्वाइन करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब हमारे स्वॉट पायरेट्स थ्रिलर पार्क में पहुंचते हैं जहां वो ब्रोक से मिलते हैं जो उन्हें गेको मोरिया के बारे में बताता है। अब यहाँ पर जोरो गेको मोरिया को बहुत इजीली बीट कर देता है और जब तक कुमा वहां पर पहुंचता है स्वॉट पायरेट्स ब्रोक को लेकर वहां से निकल चुके होते हैं और फाइनली हमारे स्वॉट पायरेट्स पहुंच जाते हैं साबाओडी में। अब जहाँ ओरिजिनल टाइमलाइन में लूफी ने प्रिजनर्स को फ्री करने के लिए एक सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच किया था, वहीं इस टाइमलाइन में जोरो उस सेलेस्टियल ड्रैगन को 2 हिस्सों में काट देता है। और अब जब साबाओडी में किजारू आता है तब जोरो किजारू से डायरेक्टली फाइट करता है और लूफी और सांजी मिलकर पैसिफिस्टा से फाइट करते हैं। अब यहाँ पर जोरो को कहीं ना कहीं ये चीज भी पता थी कि वो किजारू के सामने ज्यादा देर नहीं टिकने वाला और तभी एक पैसिफिस्टा उसोप और नामी के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक कर देता है जिसके इम्पैक्ट से वो दोनों वहीं अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं। अब पैसिफिस्टास उनके ऊपर अपना अगला अटैक करते हैं पर तभी वहाँ पर रेली आ जाता है जो उसोप और नामी को वहाँ से बचाता है। अब यहाँ पर रेली किजारू से फाइट करता है और जोरो अपने पूरे क्रू को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और अब जब ये सभी साबाओडी से एक सेफ डिस्टेंस में आ चुके होते हैं, चॉपर ने उसोप और नामी को हील कर दिया होता है पर तभी रॉबिन जोरो और लूफी को बताती है कि मरीन्स एस को एक्सक्यूट करने वाले हैं। अब रॉबिन से इतना सुनते ही लूफी मानो पगला सा ही जाता है, वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाता है पर तभी जोरो लूफी को शांत करता है और उससे कहता है कि हम एस को जरूर बचाएंगे पर पहले हमें एक प्लान की जरूरत पड़ेगी। अब सभी स्वॉट पायरेट्स रेली के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं पर इस प्लान को एक्सक्यूट करने के लिए उन्हें पहले अमेज़न लिली तक पहुंचना था और इतने कम टाइम में उनका वहां तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल ही था पर तभी वहां पर कुमा आ जाता है। अब कुमा स्वॉट पायरेट्स की मदद करता है अमेज़न लिली तक पहुंचने के लिए। अब अमेज़न लिली में पहुंचकर रेली वो हैंकॉक के पास जाता है और हैंकॉक से लूफी को इम्पेल डाउन तक ले जाने के लिए कहता है पर हैंकॉक रेली से साफ मना कर देती है कि वो किसी भी लड़के को कहीं भी नहीं ले जाने वाली। पर रेली के फोर्स करने पर हैंकॉक कुछ कंडीशंस के साथ मान ही जाती है और अब हैंकॉक लूफी को लेकर इम्पेल डाउन पहुंचती है और इस बार लूफी इम्पेल डाउन में हर जगह केओस मचाते हुए नहीं फिरता बट शॉर्टकट लेते हुए डायरेक्ट एस तक पहुंच जाता है। बट जैसा कि हम सभी को पता है लूफी बीइंग लूफी वो एस के साथ साथ और भी कई सारे प्रिजनर्स को वहां से रिलीज कर देता है। अब इस चीज के कारण मरीन फोर्ड में बहुत ज्यादा केओस मच जाता है जिस कारण से वहां पर मजेलन आ जाता है और जैसे ही मजेलन एस को लूफी के साथ भागते हुए देखता है वो उन दोनों पर पीछे से अटैक कर देता है पर तभी वहां पर डार्क किंग रेली आ जाता है जो अपनी सुप्रीम किंग हाकी को रिलीज करता है जिसकी फोर्स से मजेलन वहीं खड़े खड़े मुद देता है। हाँ मतलब मजेलन जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह जाता है और रेली एस और लूफी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर सेनगोकू और एडमिरल्स नहीं आते क्योंकि सिर्फ वो लोग तो बिजी थे मरीन फोर्ड में व्हाइट बियर्ड से फाइट करने में। अब देखो यहाँ पर मरीन फोर्ड में व्हाइट बियर्ड क्यों फाइट कर रहा है ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा। जब सभी स्वॉट पायरेट्स एस को बचाने के लिए प्लान बना रहे होते हैं तो उन्हें सभी मरीन्स को इम्पेल डाउन से दूर रखने के लिए एक डिस्ट्रैक्शन की जरूरत थी और इसलिए जोरो कुमा की मदद से व्हाइट बियर्ड की शिप में चला जाता है जहां जोरो व्हाइट बियर्ड को अपना पूरा प्लान बताता है और उसे मरीन फोर्ड में अटैक करने के लिए कहता है। अब पहले तो व्हाइट बियर्ड जोरो को एक रुकी समझकर उसके प्लान को रिफ्यूज कर देता है बट जब व्हाइट बियर्ड जोरो के अंदर रॉजर की विल और उसकी स्ट्रेंथ दोनों को ही देखता है तब वो जोरो के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है और जोरो के साथ मिलकर मरीन फोर्ड पर अटैक कर देता है जिसके बाद लूफी एस को छुड़ाने इम्पेल डाउन में जाता है और एस के छूटने के बाद व्हाइट बियर्ड भी मरीन फोर्ड से चला जाता है। मतलब इस टाइमलाइन में ना ही एस मरा और ना ही व्हाइट बियर्ड। और हाँ ये वीडियो भी यहीं पर एंड होती है। अब मुझे पता है कि वीडियो का बहुत सारा पार्ट रह रहा है बट उसे हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। और हाँ लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का। जितनी जल्दी तुम लोग 100 लाइक्स करा दोगे उतनी ही ज्यादा जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा तो लाइक कर दो।